प्रातःकालीन अध्ययन गोष्ठी में सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं बाबा जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। और इसी कामना के साथ प्रदीप प्रभुया जी के प्रति भी आभार। और इस अध्ययन क्रम में जिनसे भी हमें प्रेरणा सहयोग मिलता आ रहा है अब तक, उनके प्रति भी आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और प्रेरणा की प्रस्तुत करता हूँ। वंदनाओं में जिनसे सुशोभित है, जिनसे है मानव का प्रकाश ज्योति से भरा। वंदनाओं जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का प्रकाश ज्योति से भरा। गीता हम मिली मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। सत्यता से सौम्यता की नित्याई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन, श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवी परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति। करें सबके की कामना ले, रहती जिनकी प्रेरणा, निकली जिनसे मानवीय पथ योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे वो सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदनाओं की करें, वंदनाओं की करें, वंदनाओं की करें। तो समीर भैया और संदीप भैया भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। व्यवहारवादी समाजशास्त्र का अध्ययन होना है और आज सार रखना है सोनाली जी को, तो अगर उपस्थित हैं तो वो रखें। और सार के बाद रखने के बाद पवन भैया आज का प्रश्न करेंगे। तो सोनाली दीदी हैं तो स्वागत है। सोनाली जी सभी को नमस्ते, माता जी को प्रणाम और सभी सुपर प्रदर्शकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कल का जो पठन मैंने किया है उसमें जिन बातों पर मेरा ध्यान जा पाया उनको मैं थोड़ा रखने का प्रयास करती हूँ और बाकी सभी से अपेक्षा है उसका सार का विश्लेषण आप सब लोग रखें। ऐसा व्यवहारवादी समाज शास्त्र का परिचय
कल मैं पढ़ रही थी और उसके लिए जो कार्यक्रम है उसको देखा था हम सबने। तो व्यवहारवादी समाजशास्त्र 10 अध्याय में बांटा गया है और यह जो परिचय है वह अध्याय का परिचय है, वास्तव में उसका सार रखा गया है। जो प्रारंभ किया था उसकी जो प्रथम पंक्ति है वह बिल्कुल स्वीकार होती है कि हर जीवंत मानव में अभिप्सा है। वो अभिप्सा कैसी है कि उसे व्यवहार में सामाजिक होना ही हो। तो हम व्यवहार में सामाजिक होना चाहते हैं, यह हमारी चाहत है और जीवन सहज रूप में है। तब हर मानव जीवन में चाहत है सामाजिक होने की। इसी आधार पर व्यवहारवादी समाजशास्त्र की जरूरत महसूस की जाती है। दूसरा है कि अस्तित्व सह अस्तित्व को जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, यह दूसरा ध्रुव है। यह ध्रुव कौन सा है? तो व्यवहारवादी समाजशास्त्र की आवश्यकता का यह दूसरा ध्रुव है। पहला है कि हर मानव की अभिप्सा है, चाहत है, और दूसरा है कि हम सह अस्तित्व को जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना चाहते हैं। इसीलिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अध्ययन के बाद हर एक व्यक्ति के समक्ष यह प्रश्न है कि क्या उसे अपने में और अपने से और अपने लिए अखंड समाज चाहिए या संकीर्ण समुदाय चाहिए। तो आज तो अध्ययन हुआ नहीं है हमारा, लेकिन इसके बावजूद यह पता चलता ही है कि हमको संकीर्ण समुदाय नहीं चाहिए। आज की जो स्थिति परिस्थिति है और तमाम जो समस्याएं हैं वह वास्तव में संकीर्ण समुदाय की है और हमारा समाधान अखंड समाज में है। व्यवहारवादी समाजशास्त्र इस लक्ष्य को बोध कराता है और हृदयंगम कराता है। तो मानवीय संविधान का धारक वाहक मानव है। मानवीय संविधान का धारक वाहक मानव है। इसका मूल रूप सभी मानव का मानवत्व सहित व्यवस्था होना एक निश्चित ध्रुव है। मतलब सभी मानव सहित व्यवस्था है, स्वयं में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में उनकी भागीदारी है। यह नियति क्रमानुसंगीय और जागृति क्रमानुसंगीय विधि के योगफल में निश्चयन हुआ है। दूसरा ध्रुव है सह अस्तित्व रूपी नित्य प्रभावी ध्रुव, नित्य वर्तमान है। सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है और नित्य वर्तमानता है ही, और इन दोनों ध्रुवों का दृष्टा मानव प्रतिपादित है। तो मानव की दृष्टा पद प्रतिष्ठा की बात यहाँ की गई है जो सर्वाधिक प्रयोजनशील है। इसी आधार व्यक्ति को जागृति पूर्वक अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित करना देखा गया, समझा गया और इस व्यवहारवादी समाज शास्त्र में संप्रेषित किया गया। जागृति पूर्वक भी मानवत्व सहित व्यवस्था रूपी आचार संहिता और संविधान का धारक वाहक होना हर मानव का स्पष्ट किया गया। इससे ही मानव प्रयोजन अक्षुण्ण विधि से सफल होना कारण गुण गणित रूपी मानव भाषा से समझा दिया गया है। ये जो पंक्तियां हैं यह बताती है कि जागृति के उपरांत ही मानव स्वयं में व्यवस्था होता है और व्यवस्था में भागीदारी करता है, और जो मानवीय संविधान है उसका धारक वाहक होता है, तभी वह अपना प्रयोजन पूरा कर पाता है। जागृत मानव परंपरा में स्वयं स्फूर्त विधि से ही मौलिक अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रता और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होना है, जिसकी सार्वभौमता सहज होना समझा गया है।
इसे मानवीय शिक्षा संस्कार पूर्वक सर्वसुलभ करना, लोकव्यापीकरण होने की विधियों को भी अध्ययन सुलभ किया गया है। तो स्वयं स्फूर्त विधि से मौलिक अधिकार का प्रयोग कब हो पाता है? जब परंपरा जागृत मानव की होती है और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी प्रमाणित हो पाता है और वह सार्वभौम होना सहज होता है। इसकी विधि शिक्षा संस्कार पूर्वक है और लोक व्यापीकरण होने की जो विधियां हैं, समाज विधियां, जिसका अध्ययन इसमें सुलभ है। अगला जो पैराग्राफ है उसमें संचेतना की बात है। संचेतना के स्वरूप को जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में अनुभव किया गया है और जानने मानने की वस्तु के रूप में मूलतः संपूर्ण सह अस्तित्व ही है, इस पर ध्यानाकर्षण कराया गया है। तथा मानव ही जागृति पूर्वक अस्तित्व में दृष्टा पद का प्रयोग करने वाली इकाई है। यह बात बिल्कुल सही सिद्ध होती है और इसकी बार बार पुनरावृत्ति की गई है कि दृष्टा पद का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मानव ही कर सकता है और वह भी जागृति पूर्वक कर सकता है। इसी के आधार पर अस्तित्व में सह अस्तित्व में विकास क्रम में रासायनिक, भौतिक क्रियाकलाप और पदार्थावस्था, प्राणावस्था तथा जीव शरीर और मानव शरीर की रचनाएं रचित विरचित होने के तथ्य का स्पष्टीकरण है। तो जीवन अपनी जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने का सुखद, सुंदर, समाधानपूर्ण स्थिति गति की समीचीनता को समझा गया है और संप्रेषित किया गया है। इसके साक्ष्य की बात इसमें की गई है। यही मानव संचेतना की महिमा है और गरिमा है। इसी के फलन में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था और अखंड समाज सार्वभौम रूप में सफल होना समीचीन है। अगला पैराग्राफ में बात आई है फिर से कि जागृत संचेतना पूर्वक ही मानव अपने दायित्व कर्तव्यों को मानवीयतापूर्ण आचरण सहित निर्वाह करने की आवश्यकता, उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता को समझने के उपरांत ही समाज शास्त्र में संप्रेषित किया गया है। इसी के आधार पर संबंध, मूल्यांकन सहज रूप में ही मानव तथा नैसर्गिक संबंध में सफल होने की विधियों को इसमें अध्ययन करने की विधियों से प्रस्तुत की गई है। इनकी व्याख्या इस पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से की गई है। फिर अगला है समाज विधि और मूल्यांकन की बात इसमें की गई है, जिसको हम अच्छे से आगे देख ही पाएंगे। तो जो पहला अध्याय था जिसका शीर्षक है मानव परंपरा में अनेक समुदाय और सामाजिक पराभव एवं वैभव सहज संभावना, इसके शीर्षक को जब हम देखने जाते हैं और जो अपना निरीक्षण है, परीक्षण है और सर्वेक्षण कर ही सकते हैं हम, उससे पता चलता है कि हम कहीं न कहीं समाज के ही हिस्से हैं और आज का समाज वास्तव में समुदाय रूप में है। तो समाज किसको कहते हैं हम? जहाँ पर हमारा रोटी बेटी का संबंध होता है, मतलब आहार विहार और व्यवहार की संभावनाएं जहाँ पर हम तलाश पाते हैं, उसको हम समाज कहते हैं। तो यह समाज आज कैसा है? इस समाज का स्वरूप आज सामुदायिक रूप में है, मतलब जिसका आधार है कि कोई न कोई धर्म है, कोई न कोई ग्रंथ है या कोई न कोई एक इकट्ठे होने वाली भूमिका से हम समाज को पहचान पाते हैं और जिसके कारण वो समाज के साकार होने का स्वरूप पूरा नहीं हो पाता, उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता, परिणाम स्वरूप पुनर्गठन की एक अपेक्षा बनी ही रहती है। तो जो समाज, धर्म और राज्य के दावेदार हैं, उनके कारण समस्याओं का जो जन्म होना है वो बना ही हुआ है। इसके कारण सर्व सुख घटित नहीं हो पा रहा और उसकी निरंतरता बनी हुई है। उसकी जो निरंतरता है वह उसकी आवश्यकता महसूस की जाती है, जो अनुसंधान का मुद्दा है। तो हमने देखा कि धर्म और राज्य गद्दियां सम्मान का केंद्र रहे और उनके प्रति समाज का सम्मान अर्पित होता रहा, मानव का सम्मान अर्पित होता रहा, किंतु
विद्रोह भी चलता रहा और जो असमानताएं थी, जो किसी को भी स्वीकार नहीं हुई, वो भी देखने को मिलता रहा, जिसका फल परिणाम था कि शोध के लिए प्रश्न उभरा कि सर्वतोमुखी समाधान सर्वसुभ कैसे हो और ये जो असमानताएं हैं समाज में उसका निराकरण कैसे हो। हम सभी आज समाज में देख ही पा रहे हैं जो समुदाय का रूप लिए हुए है कि धनी का अलग समाज हो जाता है, उनके जो हित हैं वो एक होते हैं, इसलिए वो एक साथ होते हैं, और निर्धनी जो है मतलब समाज के जो दबे पिछड़े वर्ग है, पहले जाति के आधार पे थे, आज आर्थिक रूप से हम देख ही पाते हैं उनका भी समूह है जो संग्रह सुविधा के लिए लालायित है। तो ये असमानताएं हैं। बली और दुर्बली मतलब जो सक्षम है, समर्थ है, जिनके पास धन बल, पद बल और मान बल आदि का बल है, और दूसरा जो समुदाय जो इन सबसे हीन है, दीन है, दुखी है, दरिद्र है, दुर्बल है, और जो शोषित है, तो एक वर्ग शोषक का है, दूसरा वर्ग शोषित का है। फिर तीसरा जो असमानता है जिसका शिकार समाज में बहुत बड़ा वर्ग है, तो पहला जो वर्ग है वो ज्ञानी का है, दूसरा अज्ञानी का है। ये जो ज्ञानी है वो अपने आप को अधिक श्रेष्ठ समझता है और प्रवचन करता है, और उसको सुनने वाले जो है वो प्रवचन को सुनते हैं और अज्ञानी है। इसको कैसे देखते हैं? तो चौथी असमानता समाज में विद्वान की और मूर्ख की है। मतलब जिसने ज्यादा किताबों को पढ़ रखा है वह विद्वान है, और जिसने थोड़ा कम पढ़ा है वह फिर मूर्ख है। तो इस प्रकार आचरण की कहीं बात ही नहीं आती, इसमें कितना बड़बोलापन है, कौन कितना ज्यादा सूचनाओं को प्रसारित कर पाता है, उसी को विद्वान और ज्ञानी की संज्ञा से यहाँ पे विभूषित किया गया, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो असमानताएं हैं यह राज्य, धर्म और परंपरा की देन है समाज में जिसका पोषण किया। तो इस प्रकार से इन संपन्नता और विपन्नता का चौखट बना हुआ है ना, यह समाज, यह धरती जिसको हम सभी भोग रहे हैं, और हम सभी इससे त्रस्त हैं ही, क्योंकि हमको यह समाज स्वीकार नहीं है जहाँ पर समाधान नहीं है, जहाँ पर ज्ञान नहीं है, और जहाँ परस्परता में तालमेल नहीं है, और एक प्रकार से गुटबादिता है, एक प्रकार से जातीयता है और धर्मांधता है, और कई प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपस में ही मतभेद है, मनभेद है। तो इनका निराकरण कैसे हो, इन असमानताओं का, यह भी अनुसंधान और शोध का मुद्दा है। तो इनके द्वारा इन प्रश्नों के समाधान से सर्वशुभ निकलकर आना चाहिए, असमानताएं दूर होनी चाहिए, इनका सकारात्मक उत्तर जिससे मिलता है उसको अपनाना ही सर्वशुभ है। तो इसी सर्वशुभ के आशय से हम समाज शास्त्र को पढ़ेंगे, और वास्तव में जिस प्रकार का समाज होना चाहिए, समाधान मूलक, ज्ञान मूलक और अखंड सामाजिकता में, मतलब अभी पहली पंक्ति में आया है ना, जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया था कि हम व्यवहार में सामाजिक होना ही चाहते हैं, जीवन सहज अपेक्षा है यह हमारी। तो इसके आधार पर हम तय कर पाते हैं, तय कर ही सकते हैं कि क्या हमको संकीर्ण समुदाय चाहिए या स्वयं के लिए अखंड समाज चाहिए। तो यह कैसे तय होगा? जब हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और उसका ब्लूप्रिंट हमारे समक्ष होगा, उसकी रूपरेखा हमारे समक्ष होगी। ये ऐसी होती है सामाजिकता, और यह है अखंड समाज। ऐसा तो आगे समीक्षाएं हैं और बहुत ही सुंदर व्याख्याएं की गई है। तो मैं बस भैया यहीं पर रुकती हूँ, और सभी भैया दीदी से अपेक्षा है कि मैंने तो जस्ट जिन बातों पर मेरा ध्यान जा पाया मोटा मोटा, क्योंकि अभी इसको और अच्छे से पढ़ना और समझना शेष है, तो भैया दीदी आप सब ये रखिए। नमस्ते, धन्यवाद सब। बहुत बढ़िया दीदी, और इस सार को अच्छा से आपने रखा, और कोई भैया अगर इस पर कुछ ध्यान दिलाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आज पवन भैया का ये था पठन, अभी जुड़े नहीं है शायद, क्या?
तक कोई भैया अगर सार रखना चाहे थोड़ा संक्षिप्त में या चर्चा हो जाए तो अच्छा रहता भैया। कौन भैया आ गए? भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। तो आज आपका पठन है तो जी भैया, लेकिन पठन हो नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा। हॉस्पिटल में एक बच्चे को रात में जैसे ना बेहोशी टाइप का हो गया, वहीं पर बैठा हुआ। अच्छा जी जी, हो सकता है। तो संदीप भैया आप पठन करेंगे? जी भैया। ओके ओके, स्वागत है। दीदी पेज 4 से ना दीदी। जी भैया, मेरे पास जो पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 6 का वो पहला पैराग्राफ तक हुआ, मतलब निष्कर्ष से आगे का पठन होना है। जो निष्कर्ष की पुस्तक पढ़ेगी। धन्यवाद। तो दीदी ने यहाँ तक जो पढ़ा और जो सार रखा, उसमें मुख्य बात ये समझ में आई कि सामाजिकता में हम रहना ही चाहते हैं, लेकिन चौमुखी असमानताओं में बटे हुए हैं और इन सभी प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर जिससे मिलता है उसे अपनाना ही सर्वस्व है। यानी जो प्रश्न है कि ये असमानताएं दूर होनी चाहिए कि नहीं, सबको समाधान चाहिए कि नहीं, सर्वशुभ होना चाहिए कि नहीं, तो इन सभी प्रश्नों का जहां समुचित उत्तर मिलता है उसे अपनाना ही सर्वशुभ। तो इन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर कहाँ मिलता है? मुझे लगता है कि बाबा जी वाङ्मय के अध्ययन के लिए इंगित करा रहे हैं कि आप या तो उत्तर स्वयं में ढूंढें या जो परंपरा में वाङ्मय है उससे निकालें, या जीते हुए इंसान को देखें, या मध्यस्थ दर्शन जो विकल्प के रूप में है उसको अध्ययन करें। तो इतनी बात मुझे समझ में आई कि अभी जो उपलब्ध वाङ्मय है उसमें कहीं भी कितनी भी दूर तक पढ़ा जाए तो कहीं न कहीं किसी न किसी ये उल्लिखित असमानताओं की काली दीवार पर जाकर रुक जाते हैं। चाहे वो मार्क्सवाद पढ़ा हो, चाहे वो वेदांग पढ़े हैं, या दोनों ही धारा जो वस्तुमूलक चिंतन है और जो रहस्यवादी ईश्वर मूलक चिंतन है, दोनों ही धारा जो है वो जाकर के असमानताओं में रुकती हैं। विकल्प के रूप में मध्यस्थ दर्शन सामने है और उसका पठन हम लोग कर रहे हैं। सामाजिकता में हम रहना ही चाहते हैं का अर्थ क्या है? तो जैसे ज्ञान अवस्था की इकाई है, तो हम जब जैसे ही ज्ञान अवस्था बोलते हैं तो कोई एक परिवार नहीं बोलते, कोई एक मोहल्ला नहीं बोलते, कोई एक खास समुदाय नहीं बोलते। ज्ञान अवस्था बोलते हैं तो धरती पर दो पैर पर चलने वाले इकाई के बारे में बात कर रहे होते, और इसके लिए एक ही शब्द आता है, सामाजिकता। उनके बीच में समरसता। तो समाज ही प्राथमिक है, सामाजिकता की भावना ही प्राथमिक है। परिवार उसकी एक इकाई है जहां पर बच्चों को शिक्षा पूर्वक सामाजिक बनाने के लिए माता पिता का दायित्व वहन करते हैं। यदि हम सामाजिकता की शिक्षा अपने घरों में नहीं दे पा रहे हैं तो निसंदेह समाज जो है वो जी जी जी
निसंदेह जिस सामाजिकता की अपेक्षा मेरे ही भीतर है उसमें हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, हमारी योग्यता नहीं विकसित हुई है। तो आइए हम लोग पठन करें अध्याय 1 का 6ठा पृष्ठ। निष्कर्ष से क्या निष्कर्ष निकला है कि संपूर्ण प्रकार के धर्मों का कार्य रूप रहस्यमूलक आश्वासन, उपदेश, रूढ़ि, मान्यता व प्रतीकों पर आधारित होना रहा। मानव सहज शुभकामना सुख आश्वासनों के रूप में बताया जाता रहा है कि असफलता की पीड़ा समाधान की आवश्यकता के रूप में बढ़ी, अर्थात राज्य और धर्म का प्रभाव सुख कामना का जनमानस में उदय होने में उपकार किया है। यह एक सकारात्मक पक्ष है। इसी दौरान किया गया मनभेद, द्वेष, विद्रोह, द्रोह, युद्ध, शोषण, लूट, विध्वंस, घृणा, उपेक्षा, प्रायश्चित रूपी हिंसा, ये नकारात्मक पक्ष है। तो ध्यान दिया जाए कि सकारात्मक पक्ष किसको कह रहे हैं। तो हर मानव में सामाजिक और व्यवस्थित होने की जो कामना है उसको भी इन्हीं राज्य और धर्म गद्दी ने प्रश्रय दिया कि आपके सुख पूरे होंगे यदि आप हमारे रास्ते चलोगे। जैसे ही उन्होंने अपना रास्ता बताया वैसे ही ये सारे भेद जो है वो उस सुख की कामना के लिए वो पूरक नहीं हो पाए। तो सुख की कामना बनी हुई है, ये एक बड़ी बात है और इसको धर्म और राज्य गद्दी ने जो है पोषित किया है। ऐसा कहें कि हम यदि सत्ता में संपृक्त इकाई के रूप में हैं तो व्यवस्थित होने के लिए बाध्य हैं, और जैसे ही ज्ञान अवस्था चाहे भ्रमित अवस्था में ही हो, हर आदमी सुखी और निर्भय होना ही चाहता है, समृद्धि चाहता ही है। तो अब तक जो मानव जाति का इतिहास है वो राज्य और धर्म गद्दी के रूप में उसको उसी की आड़ में आश्वासन दिया है, उसी के लिए आश्वासन दिया है, भले ही वो पूरा नहीं कर पाए। यही सुखापेक्षा आर्थिक राजनीतिक संग्रह सुविधा के लिए प्रवृत्ति को दिशा दिया। देखिए यहाँ से डेविएशन हो गया, आकांक्षा शुभ की और सुख की रही लेकिन प्रवृत्ति जो है वो संग्रह की आ गई। इसके सहायक यांत्रिक बलों से धरती का शोषण, संग्रह सुविधा के आधार पर मानव का भी शोषण देखने को मिला। यानी संग्रह के लिए प्रयुक्त जो मशीनें हैं, दोहन जिससे प्रकृति का हुआ और बाद में फिर मानव का भी हुआ। यानी बंधुआ मजदूर से लेकर के गुलाम से लेकर कहें तो अभी तक शोषण के ही रूप है मानव का, और ये सब संग्रह की वजह से हो रहा है, संग्रह की मानसिकता की वजह से। यह सर्वविदित है। इस प्रवृत्ति और कार्य विधान के आधार पर धरती का शोषण, प्रदूषण, मिलावट, भ्रष्टाचार, कुकर्म अर्थात पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा कार्य करने की प्रवृत्ति सामान्य जनता में भी पहुंची। तो जिस तरह राज्य और धर्म गद्दी ने संग्रह को बढ़ावा दिया तो ये हर युवा मन में भी जाकर बैठ गया, हर आदमी में बैठ गया समाज में कि कुकर्म से ही हम समृद्ध हो सकते। युवा पीढ़ी में और
बाल पीढ़ी में इन सभी कुकर्मों में दिलचस्पी पैदा हुई, स्थापित हुई। इसके लिए सटीक माध्यम सर्वविदित है, जो नकारात्मक पक्ष है। तो राज्य और धर्म के रूप में सामाजिकता सजाने की जो कोशिश रही है मानव जाति की, उसका नकारात्मक पक्ष इस तरह से संग्रह की वजह से उभर कर आया है। सकारात्मक पक्ष संपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि जैसे दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन संबंधी वस्तुओं की उपलब्धि महत्वपूर्ण रही। फलस्वरूप आंख, कान, मुंह और पैर की दूरियां घट गईं। उत्पादन कार्य में गति आई। उसके अनुकूल तकनीकी विधाएं विकसित हुई। यही सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष फिर से बाबा जी ने ध्यान दिलाया कि अभी जैसे हम लोग मोबाइल हाथ में लेकर के ऑनलाइन दूर दूर तक सार्थक बातचीत में संवाद के लिए बैठे हैं, तो ये सकारात्मक पक्ष है। तकनीकी का सहयोग मिल रहा है। उपरोक्त विधि से संपूर्ण विश्लेषण और समीक्षाएं घूम घूम कर परिवर्तनों के साथ साथ भय की पीड़ा यथावत बना रहना ही पुनर्परिवर्तन, उसके योग्य समाजशास्त्र की आवश्यकता पर ध्यान दिलाता है। तो जो अभी तक समाज में अभय नहीं आ पाया है, यानी हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जैसे दीदी कह रही थी कि रोटी बेटी का संबंध, यानी आजीविका के लिए बाहर जाएंगे ही। बेटी की शादी कहीं बाहर होगी ही, या बेटा कहीं बाहर से शादी के लिए लड़की लेकर आएगा ही। तो बाहर यानी समाज से, और समाज में भय व्याप्त है। तो यही अंदर से सामाजिकता के लिए की जरूरत को जो है वो हाईलाइट कर रहा है। यदि समाज में भय व्याप्त रहेगा तो कल को हम कहाँ भेजेंगे? अभी तो पढ़ने के लिए भी भेजा है। मैं सच बताऊं तो अभी सुबह से मेरे अंदर यही बातें चल रही हैं कि जिस तरह से विश्व असमानताओं का खुल चुका है और धर्म गद्दी और राज्य गद्दी दोनों मिल करके इसको फैलाने में लगे हैं, और हर आदमी उसको सही मान करके उसी का एक जो है पैरोकार बना हुआ है। ऐसे में बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? और वो वापस आएगा तो सही सलामत आएगा कि नहीं, या वहां पे कुचल दिया जाएगा? कोई कमाने खाने के लिए गया है तो वो किसी न किसी उन्माद का शिकार होगा। तो अभी खासकर देखा जाए तो ये चिंता और बढ़ गई है। और पूरा युवा वर्ग जो है अभी का समाज का, देखिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में उन्माद को ही फॉरवर्ड कर रहा है। भयभीत भी है। कल एक अब कहना नहीं चाहिए, है ना, समुदाय विशेष तैयारी कर रहे हैं और दूसरा समुदाय उस तैयारी को भी प्रकाशित कर रहा है व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड से। मतलब खेल उंगलियों से हो रहा है, लेकिन जान और लहू जो है वो सच्ची जाने वाली है, ऐसा अंदेशा सामने दिखाई देता है। तो भय सदा सदा ही प्रश्न चिन्ह का या समस्या का कारक तत्व होना पाया गया, और इसको जो फैलाया गया है वो अगले से भय के रूप में फैलाया गया है कि तुम नहीं मजबूत होगे तो अगला तुमको मार देगा या अगला तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए तुम पहले जो है हिंसक चीजों से लैस हो जाओ, और फिर ऐसा करते हुए जब किसी ने मुझे देखा तो अगला भी देखा कि अरे ये तो ऐसा है। तो इस तरह से एक हथियारों की होड़, या जो भय से जो बीज, भय का जो बीज डाला गया, वो जो है वो किसी ने वो ये सामुदायिक उन्माद के फलन के रूप में आना तय बात है। तो मानव मूलतः समस्या और भय प्रताड़ना से मुक्त होना ही चाहता है। इसी क्रम में आस्थावादी और वस्तुवादी प्रलोभन
दोनों में डूब कर देखा है। ये बाबा जी अपनी बात कह रहे हैं। पुनः यही बारंबार दोहराता है, वस्तुवादी प्रलोभन से आस्थावादी प्रलोभन और आस्थावादी प्रलोभन से वस्तुवादी प्रलोभन तक ही सभी समुदायों की यात्रा सीमित रह गई। यानी संग्रह से बात शुरू हुई थी, समुदाय बन गए, और सामुदायिक चीजों को बढ़ाकर करना क्या है, तो संग्रह करना है। ये हैंड टू हैंड चल रहा है, एक का वजूद दूसरे से। अभी तक मानव कुल में प्राप्त दर्शन, विचार, ज्ञान की लंबाई, चौड़ाई, गहराई इतनी ही है। बाबा जी ने अब तक जो मानव जाति की मानसिकता है उसको इस तरह से नाप कर बता दिया। इन्हीं आस्थाओं पर आधारित प्रलोभनों की श्रेष्ठता बताने वाले वर्ग अथवा इसे आजीविका के लिए उपयोग करने वाले समुदाय आस्थावादी प्रलोभनों का उपदेश देते व्रत, नियम, उपवास, अभ्यास, अर्चना, प्रार्थना, योग, जप, यज्ञ, तप आदि उपायों को सुझाते हैं। सर्वाधिक ऐसे उपदेश करने वाले व्यक्ति को हम इसी स्वरूप में पाते हैं। जैसे आस्थावादी प्रलोभन के अनुसार अपूर्व यान, वाहन, भोग द्रव्य, साधन सभी बिना कुछ किए मिलने का आश्वासन प्रकारांतर से सभी धर्म गाथाओं में, उपदेशों में बताया जाता है। यानी स्वर्ग मिलेगा तो सारे संसाधन मिल जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे, ये चीज बताई गई। इसके आगे भी स्वर्ग सुख से आगे मोक्ष सुख को बताया गया है, उसे अनिर्वचनीय कहकर छोड़ दिया गया है। यानी सुविधाओं से जो प्राप्त सुख होगा उससे भी बढ़कर मोक्ष वाला सुख है। उसके लिए भी विविध साधना शैली बता चुके हैं। मुझे याद है, मैं बचपन में जब स्वर्ग के बारे में पहली बार सुना था, फिर बाद में पता चला कि नहीं, उससे भी ज्यादा जो है वो आने जाने का, जब वो छूट जाता है चक्र, वो अच्छी स्थिति है। अब ये कल्पना में बनी ही रही है ना, वो कैसे क्या है ये अब तक का प्रश्न बना था। और जब पूछते हैं तो कोई बताता नहीं, तो उसे अनिर्वचनीय कहकर छोड़ दिया है। बाबा जी भी ऐसा ही रख रहे हैं। उसके लिए भी विविध साधना शैली बता चुके हैं, यानी मोक्ष के लिए। विद्वान मेधावियों को विदित है, आस्थावादी बनाम स्वर्गवादी प्रलोभन हो अथवा वस्तुवादी प्रलोभन हो, कामना तृप्ति अथवा इंद्रिय लिप्सा के अर्थ में क्यों न हो, मूल मानसिकता एक ही है। यानी तपस्या करके भी हमको भोग चाहिए और सीधा सीधा भी हमको भोग ही चाहिए, यानी दोनों की मंजिल एक है। इसमें मौलिक अंतर क्या है? मौलिक अंतर यही मूल्यांकन करने को मिला कि आस्थावादी प्रलोभन इस अथवा इस शरीर यात्रा द्वारा अपराध कार्यों में, हिंसक कार्यों में भागीदारी को अस्वीकार करता रहता है। यानी जो आस्थावादी हैं वो अपराध में नहीं लिप्त होना चाहते हैं, है ना। ऐसी आस्थावादी प्रलोभन का उपदेश देने वाले ढेर सारी वस्तुएं एकत्रित किए रहते हैं। इसे उपदेश का फल ईश्वर का देन मानते हैं। यानी जो आ गया वो भगवान ने, अल्लाह ने जो है हमें सौंपा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आस्थावादी प्रलोभन से प्रभावित व्यक्ति थोड़े समय तक अथवा अधिक समय तक संग्रह, सुविधा, हिंसा कार्यों से दूर रहना पसंद किए रहते हैं, है ना। मतलब थोड़ा सा विलंबित रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं संग्रह करना है, कहते तो हैं लेकिन करते वही हैं, है ना। थोड़ा सा नरम रहते। वही व्यक्ति जब उपदेशक हो जाता है उस समय में संग्रह सुविधा को हक मान लेता है। फलस्वरूप उससे संबंधित सभी गुण उनमें होना पाया जाता है। अब चूंकि
क्योंकि उपदेश देना शुरू कर दिए तो उसका फल कैसे आएगा? तो फल तो भोग के रूप में आएगा। तो ये जो साधन सामग्री उपदेशक के आसपास इर्द गिर्द गाड़ी से लेकर के सारी सुविधाएं जो मिलती हैं वो अपने कर्मों का फलन मानते हैं कि मैं अच्छे उपदेश कर रहा हूं, तो ये सब चीज स्वाभाविक बात है ना। तो और जो भोग से आने वाले गुण हैं, इसको बाबा जी गुण लिख रहे हैं यहाँ पर, उनमें होना पाया जाता है। नकारात्मक पक्ष के गुणों का भी होना पाया जाता है। अन्य जो संग्रह सुविधा भोग से लिप्त रहते हैं, उसे धार्मिक उपदेशों और उसमें भरोसे के अनुसार पुण्य का फल माने रहते हैं। इसी कारणवश संग्रह सुविधा संपन्न वर्ग संग्रह सुविधाएं संपन्न उपदेशकों का सम्मान करते आए। यानी जिसके पास माल है तो उसको बाबा जी कहते हैं, मतलब जो तथाकथित बाबा जी समाज में हैं, यानी धर्म गद्दी पर बैठे आसीन उपदेशक, ये कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य कर्मों का नतीजा है, इसलिए तुम्हें ये प्राप्त। तो इस तरह से एक दूसरे का मनोबल बढ़ना हो जाता है। जिनके पास संग्रह सुविधाएं नहीं हैं, उनमें से कुछ हतप्रभ होकर ऐसे उपदेशकों को सम्मानित करने के लिए इच्छाओं से संपन्न होते हैं। यानी एक ऐसा भी वर्ग है जिसके पास नहीं है ये सब कुछ, लेकिन और उपाय क्या है? उसी उपदेशक के चरण धूलि पिए, उसका चरणोदक लें, ताकि जो उनके पास नहीं है वो उनकी तरह इनके पास आ जाए। और कुछ लोग सम्मानित करने योग्य होने के कारण अपने को कोसते भी हैं, धिक्कारते भी हैं, कुंठित भी होते। इस विधि से उपदेश ग्रंथ सम्मान के योग्य हुआ है। ऐसे ग्रंथों के आधार पर किए जाने वाले उपदेशकों को सम्मानित करने की परंपरा बनाए है। इसी परंपरा क्रम में जिस उपदेशक का उपदेश गद्दी संग्रह सुविधा संपन्न रहता है, उसी को सर्वाधिक पुण्य का फल माना जाता रहा। यानी जिस उपदेशक का धर्मगद्दी पर आसीन लोगों का जितना बड़ा जो है किला हो और जितना बड़ा व्यापार फैला हो, उनको बड़ा बाबा बना जाता है। ये सब पाप पुण्य का नजरिया या आस्थावादी प्रलोभन का प्रारूप बताया गया है। संख्या 10, इस धरती पर सुविधा संग्रह प्रक्रिया का अध्ययन करने से पता चलता है कि संग्रह सुविधाएं प्रौद्योगिकी व्यापार से होता हुआ देखने को मिलता है। बाबा जी अब तक जो पैराग्राफ में बोल रहे थे वो आस्थावादी तरीके से क्या फैलाव है समाज में वो बताया। अब जो वस्तुवादी सोच है, यानी सीधा सामान से सुखी होने वाली बात, उसके बारे में कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि ये प्रौद्योगिकी और व्यापार से मिलता है। व्यापार और प्रौद्योगिकी के लिए धरती के ऊपर और धरती में निहित संपदा ही एकमात्र स्रोत होना सबको दिखाई देता। यानी जो भी सामान हम लेते हैं वो कहाँ से आया? तो धरती से आया, कुछ भी हो। धरती के ऊपर वन खनिज होते हैं, धरती के अंदर खनिज होते हैं। ऊपर जो खनिज और वन रहते हैं उनमें से कुछ आवर्तनशील रहते हैं, कुछ आवर्तनशील होते नहीं। यानी यदि हमने पौधे काट लिए तो पौधे यदि लगा दिया तो वो फिर मिल जाएगा, लेकिन कुछ आवर्तनशील नहीं है। यानी पत्थर काट के गिट्टी बना लिया, उसको मकान में लगा दिया तो दोबारा पहाड़ नहीं होगा। जैसे वन वनस्पतियां बीज वृक्ष नियम विधि से आवर्तनशील होते हैं और मृत पाषाण मणि धातुओं के रूप में और मणि धातुएं मृत पाषाणों के रूप में भी परिवर्तित होता हुआ देखने को मिलता है। इसी के साथ महिमा संपन्न मुद्दा यही है कि धरती अपने वातावरण सहित धरती संपूर्ण है। बाबा जी ने इसको प्रकाशकों ने हाईलाइट किया है और बाबा जी यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि धरती अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। यानी कंप्लीट सिस्टम है, एक संपूर्ण व्यवस्था है ये धरती।
जहाँ जितनी मात्रा में पानी, पत्थर, बालू, रेत, पर्यावरण होना चाहिए, उतना उस मात्रा में बैलेंस और संतुलित तरीके से धरती एक व्यवस्था है। वातावरण का संतुलन अपने आप में वायु का संतुलन है, धरती का संतुलन ठोस और तरल विरल पदार्थ का संतुलन है। ठोस तरल विरल वस्तुओं में सह अस्तित्व, अविभाज्यता, पूरकता संतुलन के ध्रुव पर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार धरती के संतुलन की महिमा, उसकी अनिवार्यता अपने आप में स्पष्ट है, तभी मानव इस धरती पर उदय हुआ है। तो जो वस्तु मूलक चिंतन है, वस्तुओं से सुखी होने वाली बात, उसके लिए बाबा जी एक जो है रोशनी छोड़ते हैं आखिरी पंक्तियों में कि आप धरती की तरफ नजर दीजिए। यदि धरती में 2/3 पानी है और 1/3 जमीन है और इसका वातावरण सर्टेन किलोमीटर तक जो है वो ये हवा है, तो ये सब कुछ एक संतुलित व्यवस्था है। इसमें कहीं समेट कर बटोर कर एक जगह इकट्ठा करेंगे तो ये संतुलन गड़बड़ाएगा। इस बात की तरफ ध्यान दिला। प्रौद्योगिकी विधि जो उपभोक्तावादी, संचार क्रमवादी, सामरिक तंत्रवादी विधियों से आरंभ हुआ, अभी भी इन 3 कोणों में अपने यांत्रिक उपक्रमों का विस्तार हो ही रहा है। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर लें इस मानसिकता को की वजह से, और संचार क्रमवादी यानी दूर तक जाकर के इस काम को करें, संग्रह वाला काम, और सामरिक तंत्रवादी यानी हथियार के बल से हम दूसरे का भी बटोर लें, इन्हीं विधियों से आरंभ हुआ। आगे भी जिक्र आएगा ही कि अब तक जितने भी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है ये मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में हुआ है। पूरे ग्लोब में आप देखें, जैसे कंप्यूटर जो है वो रशियन आर्मी पर संचार के लिए जो है वो इन्वेंशन किया गया। इन उपक्रमों के चलते ईंधन संयोजन एक मूलभूत उपक्रम है। ईंधन संयोजन का जो कुछ भी वस्तुएं हैं वह वन, खनिज तेल और खनिज कोयला है, जिसको वृहद ईंधन सामग्री मानते आए हैं। इसी का अर्थात ईंधन अवशेष का नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण के क्षेत्र में प्रभावित होना भी विदित है। खाना बनाने के लिए ईंधन का उपयोग लकड़ी जलाने से लेकर के आज गैस तक की बात है ना। बिजली भी जो जला रहे हैं, हम कहेंगे कि हम वो इलेक्ट्रिक पे बना रहे हैं, तो वो भी बिजली जो है उसके लिए कोयला ही जल रहा है। तो ईंधन संयोजन का जो कुछ भी वस्तुएं हैं वह वन, खनिज तेल और खनिज कोयला है, जिसको वृहद ईंधन सामग्री मानते आए हैं। इसी का अर्थात ईंधनावशेष का नकारात्मक प्रभाव, तो जो उससे गैसें निकली हैं वो पर्यावरण को नुकसान करती। इस प्रकार हम सभी उपभोक्तावादी प्रचुर वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए जुड़े ही हैं। इसी सिद्धांत से शोषण प्रदूषण कार्य से भी जुड़े हुए हैं। यानी उपभोक्तावादी हैं तो शोषण हमसे हो ही रहा है, जो स्वयं किसी व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं है। और प्रदूषण भी हमें नहीं चाहिए, और हम उपभोग भी कर रहे हैं और शोषण हो ही जा रहा है। इस तथ्य का इसलिए यहाँ स्मरण दिलाया गया कि यह समाज शास्त्र है। सामाजिकता के नजरिए में पर्यावरणीय संतुलन भी एक अनिवार्य आयाम है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन बराबर धरती का संतुलन बराबर खनिज वनस्पतियों का संतुलन बराबर ऋतु संतुलन बराबर अन्न, वनस्पतियों, जीवों और मानवों का नित्य संतुलन। तो जो आखिरी है मानवों का नित्य संतुलन, यानी इसी का नाम सामाजिकता है। तो
पर्यावरण से लेकर सामाजिकता तक जो फॉर्मूला है बाबा जी ने यहाँ पेज 11 के मध्य में रख दिया। एक बार फिर से, पर्यावरणीय संतुलन भी एक अनिवार्य आयाम है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन बराबर धरती का संतुलन बराबर खनिज वनस्पतियों का संतुलन बराबर ऋतु संतुलन बराबर अन्न वनस्पतियों जीवों और मानवों का नित्य संतुलन। इस सूत्र से यह भी पता लगता है कि विज्ञान का इतिहास और वर्तमान में दिखता हुआ पर्यावरणीय परिणाम दोनों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान विधियां संतुलन के लिए शुरुआत ही नहीं किया। यानी कहने को विशिष्ट ज्ञान है विज्ञान, लेकिन वो असंतुलन से ही उसका बिगिनिंग है, उसका स्टार्टअप ही जो है वो इम्बैलेंस के लिए इसके साथ हुआ। इनके संतुलन का कोई मापदंड आरंभिक विज्ञानियों के हाथ नहीं लगा, जबकि जीते जागते हुए हर ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी मूर्ख ऋतु संतुलन को देखते ही है। तो बाबा जी इस पंक्ति में कह रहे हैं कि सब लोग झेल वही रहे हैं, लेकिन संतुलन बना रहे इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जिस देश और ऋतु काल में जो अन्न वनस्पतियां पेड़ पौधे और वन पुष्ट होता है वे सबको दिखता ही है, यही मुख्य बात है। इस प्रकार धरती का संतुलन बनाम ऋतु का संतुलन, ऋतु संतुलन का क्रम के चलते जीव व वनस्पतियों में संतुलन को देखा गया। धरती के साथ मानव द्वारा किया हुआ कार्यकलाप को देखते हुए मानव स्वयं संतुलित रहा या नहीं रहा, इस बात को सोचने के लिए हम बाध्य होते हैं। पहले इस बात को बताया जा चुका है कि विज्ञान विधि से धरती के संतुलन का मापदंड उल्लिखित नहीं है और सकारात्मक विधि से मानव ही इसे तय कर सकता है। तो लास्ट पंक्ति के आखिरी हिस्से में बाबा जी ने कहा हमें एक सकारात्मक विधि की आवश्यकता है। इस शताब्दी के 10वें दशक तक मानव ने अनेक समुदाय या भांति भांति समुदाय परंपरा के रूप में अपने अपने को प्रकाशित किया है। तो मुझे लगता है ये 20वीं शताब्दी यानी 1990 से लेके 2000 तक की बात कह रहे हैं बाबा जी। इसमें किताब शायद उस समय लिखी गई हो। तो भांति भांति समुदाय परंपरा के रूप में अपने अपने को प्रकाशित किया है, यानी मानव जाति टुकड़े में बटी ही रही है, अलग अलग समुदाय का नाम लेकर, जिसमें जागृति का संकेत है प्रलोभन आस्था प्रिय हित लाभ सुविधा संग्रह भोग, इन 9 बिंदुओं के अवसर आवश्यकता और चित्रण के रूप में प्रस्तुत हो पाया है। तो अब देखिए, जस्ट 20 साल पहले की लिखी हुई ये लाइन है ना, और उससे कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है आज 20 साल में। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जागृति की बातें अब हम लोग जो है ऑनलाइन थोड़े कुछ लोग करना शुरू किए हैं। बाबा जी कहते हैं जागृति का संकेत कहाँ से मिला है, तो इसमें से जागृति का संकेत मिला है भय प्रलोभन आस्था प्रिय हित लाभ सुविधा संग्रह भोग। इन 9 बिंदुओं में अवसर, मुझे तो अवसर नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। हाँ, आवश्यकता वाला बिंदु जरूर दिख रहा है कि इनसे जो है जो हमारी मौलिक आवश्यकता है सुख वाली वो नहीं पूरी होती है, और चित्रण के रूप में प्रस्तुत हो पाया, यानी समुदायगत होकर ही हम अभी भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बाबा जी इन 9 बिंदुओं को परिभाषित किए हैं आगे। समय हो रहा है 5 मिनट बाकी है 5:30 बजने में, तो मैं इसे पढ़ देता हूँ यहाँ तक 13वें पेज तक सभी परिभाषाओं को। प्रिय यानी इंद्रिय सापेक्ष प्रवृत्ति प्रक्रिया, हित यानी स्वास्थ्य सापेक्ष प्रवृत्ति प्रक्रिया, लाभ
यानी ज्यादा लेकर कम देने की प्रवृत्ति प्रक्रिया। भय बराबर भ्रम बराबर अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति अव्याप्ति दोष। प्रलोभन यानी संग्रह सुविधा भोग अतिभोग प्रवृत्ति प्रक्रिया। आस्था यानी किसी के अस्तित्व को न जानते हुए मानना या स्वीकारना। सुविधा यानी सौंदर्य कामना सहित इंद्रिय लिप्सा समेत उपभोग करना। संग्रह यानी प्रतीक मुद्रा को भविष्य में सुविधा भोग कामना पूर्वक कोश रचना रूप प्रदान करना। और भोग यानी भय शंका रहस्य मानसिकता सहित वस्तु और यौन सेवन मानसिकता और कार्य व्यवहार। तो बहुत ही जो है कंक्रीट वे में ये सारे परिभाषा है। तो ये जो 9 बिंदु जिसमें हम लोग जागृति का संकेत बाबा जी कह रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद मुझे लग रहा है यहाँ पे। बाकी आप लोग हैं, कैसे इनमें जागृति का संकेत है ये हमें बताएं। इन परिभाषाओं के ढांचे खांचे में सुदूर विगत से आई समुदाय परंपरा सकारात्मक पक्ष के रूप में चित्रित व्यवहृत किए जाने का साक्ष्य समाज शास्त्र में देखने को मिलता है। तो जो प्रचलित सोशियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कैसे कैसे हम बटे हुए हैं इसी का अध्ययन किया गया है। इसी के साथ समुदायों के बीच वर्तमान घटनाओं के रूप में घृणा उपेक्षा युद्ध का भी जिक्र है। जो डिवीजन वाली जो जाति है मानव जाति है उसमें युद्ध वगैरह का भी जिक्र सोशियोलॉजी में आता ही है। इसी के साथ शोषण अपहरण आदि का भी उल्लेख है। ये सब नकारात्मक पक्ष हैं, फिर भी इसमें ग्रसित रहने के लिए सभी समुदाय मजबूर हैं। तो नकारात्मक पक्ष में भी रहने के लिए मजबूर हैं ही। मैं यहाँ अपना पठन पूरा करता हूँ और जिनका ध्यान विशेष रूप से किसी बिंदु पर गया है सबको आमंत्रित करता हूँ। जी बहुत बढ़िया भैया, आप पूरा विस्तार से सबको पॉइंट वाइज इसको रखे। तो और किन्हीं भैया को पर रखना हो तो स्वागत है, रखें भैया। महेंद्र भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। कल मैं पठन करना चाहता हूँ, आज तो मेरी गड़बड़ हो गई इस कारण से। एक बच्चे को लू लग गया था तो बेहोशी आ गई रात में, उसको मैं हॉस्पिटल लेकर गया हुआ था, दौड़ भाग में रहा। ठीक है भैया, ओके ठीक है। तो और कोई भैया आज मीटिंग में अच्छा है रखना चाहें इस सब तो स्वागत है। जो सार रूप में समझ में आ रहा है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की जो एक चाहना है मानव में, हर मानव अखंड रूप से रहना चाहता है। और इसी रूप में मानव ने अब तक में जो कुछ भी प्रयास किया है उन सारे प्रयासों को बाबा जी एक तरफ दिखा रहे हैं और कहाँ कमियां रह गई, क्यों हम अखंड नहीं हो पाए, सार्वभौम नहीं हो पाए। तो उसके लिए जो उपाय सुझाए गए हैं, जिन कमियों को उजागर किया गया है और क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, वो पूरा दर्शन उसके लिए है ना। ये समझ में आ रहा है अखंडता के लिए, अखंड होने के लिए, सर्वमानव एक होने के लिए एक सूत्रता का पूरा दर्शन है एक तरफ, और दूसरे तरफ में समीक्षा रूप में यह दिखाया गया है कि कमियां कहाँ रह जाती है। तो कुल मिलाकर हम वहीं पहुंचते हैं 4 विषयों और 5 संवेदनाओं। इसके बाद जो उन्माद जो हैं, कामोन्माद, लोभोन्माद, भोगोन्माद, इन सब चीजों में जो हम फंसे हुए हैं संवेदनात्मक रूप में, और सारी समस्याएं इन्हीं 2 रूपों में दिखाई पड़ता है, इन्हीं रूपों में दिखाई पड़ता है। समाधान में
जो समाधान बताया गया है वो पूरा दर्शन ऐसा समझ में आ रहा है भैया। बहुत अच्छा भैया। और ये जो संदीप भैया रखे कि ये 9 जो है प्रलोभन आस्था हित लाभ और भोग संग्रह वाला ने, तो कैसे जागृति के संकेत मिल रहे हैं, इस पर कोई भैया अगर रखे तो बड़ा अच्छा रहता। जैसे इसमें जागृति का संकेत मिल रहे हैं तो बढ़िया रहता। मुझे अभी ऐसा समझ में आया है कि जिस तरीके से अभी तक जो आस्था रहा है, बह रहा है, या जो भ्रम की स्थिति रही है, उससे हमारी जो जागृति है वो स्वभाव गति में ही हमारी जागृति हो सकती है। क्योंकि अभी तक देखो कि हम लोग मेरा खुद का एक निष्कर्ष ये रहा है कि मैं अपने जीवन में अभी तक जो है भयभीत रहने से ही मुझे लगा, और इतना संघर्ष करने के बाद इसकी जब सीमा पार हो गई है तो फिर मुझे जागृति समझना बहुत आसान भी हो गया है। तो मुझे लगता है ये सब हमारा नेचुरल ही है, क्योंकि पहले मेरे प्रश्न जाता था कि मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूँ, क्या ऐसा मुझे चाहिए, है ना, और इतना भी भय कैसे हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कुछ कॉन्फ्रेंस थ्योरी वगैरह ये सब मैं देखते रहता था ऑनलाइन। धरती जो है मतलब ख़त्म होने वाली है, ये जो भय आता था, भय जब तक मेरे अंदर ये सब नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाना, है ना, उसकी जब हाइट जो है पार हो गई, उसके बाद ही मैं जागृति को समझने के लिए मतलब मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुई। तो मुझे लगता है ये सब जो है स्वभाव गति में हो रहा है, ऐसा मैं अभी अपने में समझ पाया ना। कितना सही है क्या है ये तो अब देखी जाएगी, बाकी अभी तक जितना समझ में आ रहा है उससे मैं काफ़ी ठीक हूँ अभी। जी बहुत बढ़िया भैया। कि जब उस सब चीज से जब हम उकता जाते हैं या कुछ उसमें ये होता है तो हम आगे की सोचते हैं, ऐसा ठीक जान पड़ता है। और कोई भैया इस पर रखें तो और अच्छा होगा। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सभी। वही बात है जो सब तरह आदमी देख लिया, संग है, भोग मैंने सब 9 तरफ देख लिया, उसमें कुछ संतुष्टि नहीं मिला या संतोष नहीं मिला। इसी के चलते वो लोग अब जागृत तरफ सब आदमी जाने लगेगा, क्योंकि सबको जो भी लेना था संग्रह सब मैंने 9 चीज देखा, देख करके पता चला जना संतुष्टि नहीं मिलता है, संतोष नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है, कंटिन्यूटी नहीं है। इसीलिए सब जाकर तब ही जाएगा अंततः, वही धारणा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लगता है समय हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए भैया? लगता है विदा लेना चाहिए अब, कैसा? जी जी भैया, जी भैया। अच्छा जी भैया, तो सभी को नमस्ते, कल फिर मिलते। नमस्ते। कल नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। जी नमस्कार नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते सभी को प्रणाम। अच्छा